वीडियो में इस बुक की समरी देने वाला हूँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये जो बुक है ये इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए भी बताया गया है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी बताया गया है, जिसको अगर बीपीओ ज्वाइन करना है अभी तो उसके लिए, और जिसको बीपीओ स्टार्ट करना है एज अ बिज़नेस, तो उन दोनों के लिए ये बुक है। ये जो बुक है वो 2007 में लिखी गई थी, तो इसका जो डेटा है वो इतना रेलेवेंट नहीं था, बट मैंने जो डेटा अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उस हिसाब से लिया है, जैसे कि मार्केट शेयर और ये अगर मैं वीडियो में बताऊंगा, वरना इस डेटा का मैंने यूज़ नहीं किया है। फिर भी अगर आप बीपीओ ज्वाइन करने वाले हो या बीपीओ बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें बीपीओ से रिलेटेड जो बिज़नेस मॉडल है जो अभी रिसेंटली कुछ 4-5 सालों में बहुत ग्रो कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। रीज़न बीइंग कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है चाइना का वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पिछले हम देख ही रहे हैं 10-20 सालों से। तो चाइना के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अभी जो एक्सपोर्ट होता था गुड्स का तो वो तो चाइना ने डोमिनेट कर लिया, लेकिन सर्विसेज के एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप पे है। इसीलिए हमारे जीडीपी का 60 to 70% सर्विस एक्सपोर्ट सिर्फ इन बीपीओ सेक्टर से आता है। अब मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली कौन कौन से बीपीओ सेक्टर से। आईटी के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अभी शुरुआत में मैं आपको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब समझाऊंगा, फिर एज ए एंटरप्रेन्योर आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है, और लास्ट में मैं बताऊंगा उनके लिए जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए देख रहे हैं कि उनको कौन से ऐसे बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एज अ एम्प्लॉय। इस बुक की क्रेडिबिलिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑथर खुद करीबन 20 to 30 ईयर्स एटलीस्ट इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, और एक बहुत ही बड़ी कंपनी है मिस्टर मदन ने स्टार्ट की थी। उस कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी बीपीओ है और बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। उन्होंने मिस्टर मदन ने इस बुक को फॉरवर्ड किया है। इसकी क्रेडिबिलिटी पे हम डाउट नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छी बुक है। बस पिछले 15 साल हो गए इसको लिख के, तो इसलिए इसमें डेटा इतना रेलेवेंट नहीं है आज के डेट में, बट फिर भी इसमें जो बातें लिखी गई है बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस क्या यानी कि गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसको बिज़नेस बोलते हैं। इन कंसिडरेशन कोई ना कोई बेनिफिट लेते हैं, जैसे कि पैसा ले लिया या कुछ और बेनिफिट। तो अभी ये तो हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो बिज़नेस के साथ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अगर आपको इस देश में बिज़नेस करना है तो आपके खाते तो रखने पड़ेंगे, वरना सरकार आपको करने नहीं देगी। उसके बाद आईटी का ज़माना है, अब आईटी यूज़ नहीं करोगे तो प्रोसेसेस अच्छे से ये नहीं कर पाओगे एफिशिएंटली। ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई, लॉजिस्टिक सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई। अभी एज अ बिज़नेस आपने अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये तो हो गया बिज़नेस। अब मैं आपको बताऊंगा आउटसोर्सिंग क्या होता है। आपने देखा होगा कि कोई बिल्डर्स जो होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो जनरली जब क्लाइंट से काम लेते हैं तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट कलर वाले को अलग रहेगा, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो मेन उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बट वो बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया है, इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। अभी ये तो हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे जैसे दुनिया में डेवलपमेंट्स आती गई, टेलीकॉम, इंटरनेट, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी डेवलपमेंट्स के बाद बिजनेसेस में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। जैसे जब इंटरनेट आया तो बिज़नेस एक ग्लोबल बिजनेस बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग आया तो बहुत स्केलेबल हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि जो आउटसोर्सिंग है वो ग्लोबली भी हो सकती है। स्पेशली कोविड के टाइम पे हमने देखा कि इंटरनेट भी हमारे इंडिया में तो बहुत ही अच्छा है, और
इसी के लिए सर्विसेज का हम आउटसोर्सिंग अदर कंट्रीज़ में कर सकते हैं, या फिर वो वाले कंट्रीज़ हमारे कंट्रीज़ में काम दे सकती है सर्विसेज का, तो इसे कहते हैं ऑफशोर। सो बिजनेस प्रोसेस जो होता है वो हमने दूसरी कंट्री में दे दिया, तो इसको बोलते हैं आउट। अभी दूसरी कंट्री में क्यों देंगे? क्योंकि डॉलर का उनको जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है और इंडियन करेंसी की वैल्यू है बहुत कम है, तो उनको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है। करीबन ये 75% to 80% तक कॉस्ट सेविंग हो जाती है इसमें इनकी, क्योंकि वहाँ पे जैसे अकाउंटेंट की सैलरी 3 लाख रुपए है जो कि एंट्री लेवल है, और वो यहाँ पे 20,000 है, 25,000 है, तो इतना बड़ा फ़र्क, जबकि वो सेम ही इनकी नॉलेज है। तो एक ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे कि एफिशिएंसी, बाहर जो अमेरिका में कंपनी बैठी है वो मुझे देने से खुश होगी क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है, उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। सो एक तो पैसे, कॉस्ट और ये एक्सपर्टीज़, और तीसरा वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर पाए। और जनरली ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स होती है। मैंने आपको शुरुआत में प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब बताया था। प्राइमरी यानी कि जो मेन, जिसके वजह से हमारा बिजनेस बना है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड। सेकेंडरी यानी कि जैसे कस्टमर केयर, सेल्स कॉल, आईटी, अकाउंटिंग, ये सब करना ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों को एक बिज़नेस आउटसोर्स कर देता है दूसरी पार्टी को, तो वही अगर दूसरे कंट्री में करता है तो आउटसोर्सिंग हो जाता है। और जनरली इनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है डोमेस्टिक प्लेयर से। सो ये इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट है, मैं 2023 का डेटा बताऊँ, गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने डेटा लिया। 2023 में 60 to 70% एक्सपोर्ट जो हमारे देश इंडिया ने सर्विसेज एक्सपोर्ट की है वो बीपीओ की है। उसमें आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सब अकाउंटिंग और ये सब। सो ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे जीडीपी का जो सर्विस सेगमेंट का 70% तक कवर कर लेता, तो सोचिए ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन फिर भी बीपीओ का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि यार ये टेम्प्रेरी जॉब है। हाँ, एंट्री लेवल पे लगता है, बट जब इसी इंडस्ट्री में जब अब आगे जाते हो और मैनेजर और उसके ऊपर चले जाते हो तो बहुत कम टाइम में आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट भी तो कमाती है, इसलिए आपको पैसा मिलेगा ना। एंट्री लेवल पे सैलरी कम होने का दूसरा रीज़न ये है कि बहुत इश्यूज़ होते हैं एम्प्लॉय को रिटेन करने का, जो कि मैं आपको बताऊंगा। सो ऑथर ने इस बुक में सर्विसेज जो हम आउटसोर्स करते हैं उसको वॉइस और नॉन वॉइस में बाइफरकेट किया है, क्योंकि पहले ज़्यादातर कॉलिंग के जो काम है वो इंडिया में देते थे। आज के डेट में तो आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट शुरुआत में कॉलिंग ज़्यादा था। तो ऑथर ने ही इस बुक में वॉइस और नॉन वॉइस करके बाइफरकेट किया है कि ये जो वॉइस की जो सर्विसेज है, जैसे कि कस्टमर सर्विसेज, इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल। इनबाउंड यानी कि जब कोई कस्टमर को कोई इशू आता है तो कंपनी में कॉल करता है, जैसे गारंटी वारंटी या कोई इशू, टेक्निकल इशू आ जाता है तो हम कॉल करते हैं। जैसे मेरा मोबाइल चल नहीं रहा है तो मैं कॉल करता हूँ, तो वो जो जिसको मैंने कॉल किया है वो सैमसंग नहीं है, वो एप्पल नहीं है, वो थर्ड पार्टी है जिसको सैमसंग और एप्पल वालों ने काम आउटसोर्स किया है। तो ये हो गया वॉइस की सर्विसेज। और वॉइस में भी मैंने आपको बता दिया कि इनबाउंड कॉल है। वैसे ही वो आउटबाउंड कॉल भी कंपनी आउटसोर्स कर सकती है। आउटबाउंड यानी कि सेल्स के कॉल, तो हमको एप्पल से समझो कॉल आया मुझे कि मोबाइल बेचने के लिए, लेकिन ये सेल्स का कॉल एप्पल ने नहीं किया है, ये थर्ड पार्टी ने किया है। और नॉन वॉइस यानी कि अकाउंटिंग के काम और आईटी के काम। तो ये एक ब्रॉड बाइफरकेशन किया है ऑथर ने इस बुक में। ये ऐसा सेक्टर है कि इसमें कोई भी अप्लाई करता है जॉब तो 20% चांसेस हो जाता है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ये। 12% ऑफ द मैनेजर्स होते हैं, 70% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ होती है। सबसे बड़ा इशू इसमें आता है एम्प्लॉय को रिटेन करने का। अभी जो बिजनेस के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एम्प्लॉय को रिटेन करना यही इस बिज़नेस का मेन काम है। जो इस चीज़ को समझ गया बीपीओ में कि एम्प्लॉय को कैसे रिटेन किया जाता है, समझ गया कि एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जाता है, उस चीज़ों पे काम करना चला गया, तो उस बिज़नेस में यही स्किल इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना ये बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में 100% तक साल में एम्प्लॉय जो रिटेंशन इशू होता है।
100% यानी कि जितने एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते उतने ही लीव कर जाते उसी साल में। तो इतना बड़ा इशू होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री का जो ब्रांडिंग है बीपीओ का वो अच्छा नहीं है हमारे देश में स्पेसिफिकली, बट बाहर देश में ऐसा नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है ये। ट्रेनिंग के बारे में शुरुआत में बहुत ही फोकस किया जाता है। जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो नॉर्मली जो क्लाइंट होते हैं मेन बीपीओ कंपनीज़ के, तो वो बाहर के होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के। तो वो चाहेंगे कि उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे क्वालिटी का। 1 महीना या 1.5 महीने तक ट्रेनिंग का रहता है पीरियड, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के बाद काम पे लगाया जाता है एम्प्लॉयज़ को। हायर करना, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, इसके अलावा कुछ नहीं है इस बिज़नेस में। इसमें 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 7 स्टेप्स दिए हैं एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए। तो 7 में से सबसे पहला है 7 में से सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट करते टाइम ही आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ज़्यादा रिक्रूट करके ज़्यादा बिजनेस बढ़ाऊंगा। आप भले कम रिक्रूट करो, 1000 करने की जगह 100 रिक्रूट करो, बट जिसको आपने रिक्रूट किया है वो बहुत ही आइडियल कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 महीने में चला जाए, आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट भी जाएगा। तो रिक्रूटमेंट पहला स्टेप है। सो राइट प्रोफाइल जो भी आपकी रहेगी उस हिसाब से आप कैंडिडेट को उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करिए। बैकग्राउंड कैसे चेक करोगे कि अगर वो कोई एग्ज़ाम देते जा रहा है तो ऑब्वियसली बार बार लीव मांगेगा, और बार बार लीव मांगेगा तो फिर आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। स्टेबल रहे, या अगर फ्रेशर रहे तो कोई डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवलिंग का ना हो, ये सब चीज़ें आपके क्राइटेरिया में आ सकती। रिक्रूटमेंट के बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके कोर्सेज आपको बनाने पड़ेंगे और एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा काम में आने से पहले, क्योंकि नॉर्मली हम इंडिया में कोई दूसरा बिजनेस करेंगे तो ट्रेनिंग का जितना इम्पोर्टेंस है वो इतना नहीं है, बट इस इंडस्ट्री में बहुत है। क्योंकि एक जो अनसेटिस्फाइड क्लाइंट हो जाता है तो मार्केट में रेप्यूटेशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपने उसको ट्रेन नहीं किया। यही इम्प्रेशन बाहर वाला जो आपका कस्टमर बैठा है, बीपीओ ओनर्स को मैं बता रहा हूँ, सो उसको अनट्रेन क्लाइंट मिलेगा तो उसको लगेगा कि वो चीट हुआ उसके साथ, क्योंकि जिसको कुछ आता ही नहीं है उसके लिए मैं खर्चा ही क्यों करूँ, तो ऐसा उसे लगेगा। ट्रेनिंग के बाद है कंपनसेशन। आपको बहुत एडिक्वेटली कंपनसेट करना है। अगर आप कम करोगे तो ये आप ही का नुकसान है, क्योंकि कम सैलरी देने से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 2 से 3 मैक्सिमम महीना, वो भी मोस्टली बीपीओ में इंग्लिश सीखने के लिए जाते, तो मतलब नहीं है। इतना सैलरी उसकी होनी चाहिए कि उसकी भी जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो और उसको एक मोटिवेशन भी मिले कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे क्योंकि एक पीयर प्रेशर भी होता है लोगों को, उसके जो दोस्तों हैं उनको तो पैसा अच्छा मिलेगा और वो बेचारा सस्ते में काम तो करेगा नहीं, तो इसीलिए सैलरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये सब चीज़ें जो है वो आपको बाद में समझती है, लेकिन इस बिज़नेस में 1 साल में मैंने बंद होते हुए देखा है पूरा बिज़नेस, क्योंकि यही गेम है, इसमें रिटेंशन का ही गेम है। क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग रहती है उसके लिए भी आपका मैनेजर जो रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कि हर 15 जो एजेंट्स है उसमें एक मैनेजर तो एटलीस्ट होना चाहिए। ऑथर ने 10 से 12 के बीच में बताया है, बट फिर भी अगर 15 तक भी रखे तो एक मैनेजर, वो मैनेजर का काम ही ट्रेनिंग का है, उनको सुपरवाइज़ करने का है। और अगर 2 महीने में छोड़ के आता तो ट्रेनिंग का कॉस्ट तो गया ही गया, और जो सैलरी 2 महीने में दी थी वो भी गई। करियर एडवांसमेंट यानी कि क्लियर पता होना चाहिए कि भाई अभी तुमने एंट्री की है इस पोजीशन पे, और 2 से 3 साल आप रहोगे, अच्छा काम करोगे तो इस पोजीशन पे मिलोगे, इसमें ये सैलरी है, इसमें ये बोनस है, उसके बाद 2-4 साल के बाद इस जगह पे जाओगे, तो उसे भी एक क्लियर पाथ दिखेगा। वरना 2 महीने बाद सोचेगा भाई इधर ही ऐसे ही करना है लाइफ टाइम, तो फिर वो पहले ही छोड़ के चला जाए। ऑपरेशन आपको SOP बनाने पड़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि SOP जब तक बनाओगे नहीं तब तक काम में इवननेस नहीं आएगी। इस पर मैं एक बुक का जो समरी वीडियो बताने वाला हूँ कि SOP कैसे बनाते। साइट सिलेक्शन और कल्चर तो ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। जब मैनेजमेंट एथिकल रहेगी, अच्छे से बिहेवियर करेगी, तो एम्प्लॉयज़ को भी
ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप BPO बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि रिटेंशन का ही सबसे बड़ा इशू है। जो एट्रिशन कॉस्ट होता है, मैंने बताया कि एम्प्लॉय जब छोड़ के चला जाता है तो उसका भी खर्चा होता है। पहले 30 दिन में छोड़ के गया उसका अलग खर्चा, अगले 60 दिन में छोड़ के गया तो हमने तो पूरा ट्रेनिंग ही दे दिया, और ऑपरेशन में छोड़ के गया तो भी, तो सबका अलग अलग खर्चा कैलकुलेट किया ऑथर ने। अब मैं वो कैलकुलेशन आपको मैं फ़ोटो बता देता हूँ, अब देख लीजिएगा पॉज करके, बट मैं ये सब अभी नहीं समझा रहा हूँ। बट क्या पूरे ऑथर ने, मुझे लगता है इस बुक का जो सिंगल टेक अवे है, मैंने इस बुक में आगे भी लिख लिया है कि एम्प्लॉय को कैसे अच्छे से रखा जाए अपना ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को समझना है, ये बिज़नेस को क्रैक करना है। तो और क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ लोग हैं, उन्होंने पहले कहीं से सीखा रहेगा और आप ट्रेनिंग कर दोगे तो वो टेक्निकल चीज़ें तो आ ही लेगा। बट अगर वो छोड़ के चला जाता है तो इसका रेप्यूटेशन आपका उस सामने जो आपका कस्टमर है उसके सामने भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो इशू है वो फिर से सिखाना, और वो फेमिलियर हो जाता है इस एम्प्लॉय से, फिर से न्यू एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह। आपको रीज़न बता देता हूँ कि एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जाता है। कुछ रीज़न्स हैं। पहला तो आप मिलिट्री स्टाइल में काम कराओगे तो कोई भी रहेगा नहीं, सबको रेस्ट का टाइम भी चाहिए, सिर्फ काम 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 करके तो होगा नहीं, तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो रेस्ट है वो भी देना पड़ेगा। वैकेशंस क्या है इनका प्रॉपरली। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करते हो तो क्या उसके लीव है, कितना PF कंट्रीब्यूशन है, कितना पैसा ESIC और जो प्रोफेशनल टैक्स से कटेगा, वो प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट करना होगा। ऐसा ना हो कि एक महीने बाद सरप्राइज लिया के देखे कि भाई ये तो हमको पता ही नहीं था, तो वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉयज़ पे। उसके बाद नाइट में ज़्यादातर काम होता है इनका BPOs का, क्योंकि यहाँ का जो दिन होता है वो अमेरिका की रात होती है, ऑस्ट्रेलिया में 5 घंटे का डिफरेंस है, तो हो सकता है नाइट शिफ्ट हो। तो नाइट शिफ्ट में हर कोई काम नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं ना कि अपने जो नॉर्मल रूटीन से एकदम अलग ही जो चेंज करना पड़ता है नाइट शिफ्ट में, तो वो हर कोई एडजस्ट नहीं हो पाता। तो आपको इसके लिए, अगर आपको बहुत से कंपनीज़ में मैंने देखा कि नाइट शिफ्ट का बंद ही कर दिया है, खैर फिर भी जैसे रिक्वायरमेंट है और कोई करने को रेडी है तो आप कर सकते हो नाइट शिफ्ट का। बट ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। तो मैं आपको रीज़न्स बता रहा हूँ। ट्रैवलिंग अगर लंबा है तो भी रीज़न हो सकता है कि एम्प्लॉय छोड़ के जाओ। मैनेजर्स जो ट्रीट करते हैं एजेंट्स या एम्प्लॉयज़ को, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। हायर स्टडीज़, जो एम्प्लॉय है वो तो काम कर रहा है, तो काम करते करते वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो पढ़ाई में तो छुट्टियाँ लगेगी, बार बार छुट्टियों लेने से भी इशू है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको आप डील कैसे करते हो वो आपको देखना है। आपने बिज़नेस करने का सोचा है कि ये इन इश्यूज़ पे काम करना पड़ेगा। शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो BPO तो करीबन 25 साल तक के आसपास वो इंडस्ट्री हो गई, लेकिन एक स्टाफिंग आउटसोर्सिंग, जो ऑफशोर स्टाफिंग है, ये एक नया बिज़नेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो हमारा रहेगा और हम एज ए HR कंपनी की जैसे उसको सोर्स करते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रहेगा, बट पूरा जो कंट्रोल रहेगा वो वहाँ पे जो बैठा है अमेरिका में उसका रहेगा। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग फर्म है अमेरिका में, सो वो जो अकाउंटिंग फर्म है उसको हम ये बता रहे हैं कि भाई वैसे तो हायरिंग करने जाओगे तो इंडिया का वो तो उसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसको चाहिए इंडिया का कोई बंदा, क्योंकि उसको पता है कि ये थोड़ा एक्सपर्ट होता है और पैसे भी कम लगते हैं, और ऑनलाइन के ज़माने में उसका काम भी सब ऑनलाइन ही होता है, लेकिन वो उसका इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हम ये बताते हैं उसे, और टैक्सेस भी उसको झंझट है, तो हम ये बताते हैं कि हम तेरे को ढूंढ के देते हैं, तेरा जो लिस्टिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से एम्प्लॉय, और हमारे ऑफिस में बैठेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच गया। दूसरी चीज़, हमने ढूंढ के दिया तो इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, ये सब के जो टाइम और कॉस्ट है वो बच गए। तीसरी चीज़, जो हम एम्प्लॉय को देंगे तो टैक्स का भी हम देखने वाले जो हमारे इंडिया में लग रहा है, तो वो उसका भी वो टेंशन हट गया, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो BPO कंपनी के साथ, स्टाफिंग कंपनीज के साथ रहेगा। एम्प्लॉयज़ भले हमारे 8 घंटे का कंट्रोल मिलेगा उससे, जो बाहर कस्टमर बैठा है USA में, लेकिन इसको सैलरी तो हम देंगे, उससे ज़्यादा लेके इसको कम देंगे एम्प्लॉय को, तो बीच वाला मार्जिन ही कमाई हो गया।
तो ये एक नया बिजनेस मॉडल है। अब मैं बताने वाला हूँ जो एज अ एम्प्लॉय काम करेगा, तो उसको सबसे पहले देखना है कि जो जब छोड़ के जाएगा तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि नोटिस पीरियड का टाइम रख देती है, जैसे कि 1 या 2 महीने पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ और कल छोड़ के चले गए, तो आप देखना कि वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि मैं 1 या 2 महीने का सैलरी होल्ड पे रख दूंगा, तो आपको वो सैलरी फिर वेस्ट हो जाएगी। टाइमिंग देखना आप प्रॉपर, रात का शिफ्ट हुआ तो मोस्टली अवॉइड ही करिए, क्योंकि आपको शुरुआत में शायद चले भी जाओ बट फिर वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा ये क्लॉज क्या रखते हैं हमारे जो एग्रीमेंट है एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में, कि मिनिमम आप 2 साल तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो 2 साल काम करना पड़ेगा, अगर आपको 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल तो काम करना ही पड़ेगा, कि फ्रेशर को ट्रेनिंग देने वाले तो 2 साल तो काम कर। तो ये सब क्लॉज रहेंगे। और आपको पता है कि भाई मैं तो बीच में से छोड़ के जाऊँगा, तो फंस गए, क्योंकि वो 1-2 महीने की सैलरी का वो डंडा तो रखते ही है पीछे। तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं 1-2 साल में यहाँ पे नहीं रहूँगा, तो फिर ज्वाइन क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1-2 महीने की सैलरी भी ज़्यादा ही रहेगी, तो वो तो ले लेंगे 1-2 महीने की सैलरी। तो ये 2-3 चीज़ें आप बस अपने एग्रीमेंट में ध्यान रखिएगा। और बाकी काम क्या होता है वो तो वही समझाएंगे जो जिस कंपनी में आप जाओगे। काम तो आईटी से लेके बीपीओ, कॉल सेंटर और बहुत सारे काम हैं। यूट्यूब पे आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे काम होता है, ट्रेनिंग भी देते हैं। बट ये 2-4 चीज़ जो है कि एम्प्लॉय एग्रीमेंट में आपको देखना है कि मिनिमम कितना टाइम काम करना है, और छोड़ के जाओगे तो नोटिस कब तक देना है, और इसमें पेनल्टियाँ कितनी लगाते हैं कि भाई 1-2 महीने की सैलरी ले लेंगे। तो ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो मैंने एम्प्लॉयर के बारे में बता दिया, एम्प्लॉय के बारे में मैंने बहुत ही बेसिक बताया है, इसका मैंने 1% ही बताया रहेगा, बट ओवरव्यू मैंने बता दिया है इस बुक का। तो ये बुक बाय करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसको लिख के हो गए हैं एटलीस्ट 15 साल, तो इसमें डेटा बहुत पुराना है। तो आप लेटेस्ट जो गूगल से करके इन्फॉर्मेशन लेके ज्वाइन कर सकते हो। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर कोई सीरियसली इसको परस्यू करेगा तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सैलरी होगी सीरियसली। कुछ नेगेटिव बातें भी बहुत चलती है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो ये भी आपको कंसीडर करना है ज्वाइन करने से पहले। थैंक यू। अभी अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरी जो 2 बुक है, प्रॉफिट फर्स्ट और जो मैंने स्टार्टअप के बारे में बनाई है, इन दोनों का वीडियो समरी आपको देखना है।